नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा की PYQ सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एक सेट कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं। ये सेकंड सेट है जिसके 40 क्वेश्चन मैं पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 60 क्वेश्चन जो बच गए हैं हमारे वो कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 20% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टों के तुल्य एकल बट्टा है। ये बताना है हमें कि दो बट्टे अगर हमें एक किसी संख्या पर अगर हम दो अलग अलग से बट्टा लगाएं तो उनको मिला के अगर हम एक ही बट्टा लगाएं वो किसके बराबर होगा। तो ये हमें चेक करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए फॉर्मूला ये है, जैसे x और y के क्रमिक बट्टों की समतुल्य बट्टा हमें निकालना है तो हमें x + y - xy अपॉन 100 ये फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे कि अपने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें क्या था, 20 और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा हमें निकालना है। तो 20 x की जगह 20, y की जगह 10 माइनस 20 गुणा 10 मतलब x × y अपॉन 100। 0 से 00 से 2 0 कैंसल आउट, 2 1 ज़ा 2, 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 में से 2 हो गए 28। तो हमारा आंसर क्या आएगा 28%। क्या रहेगा आंसर 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार क्रमागत संख्याओं A B C और D का औसत 49.5 है। कितना है औसत 49.5 और संख्या B और D का गुणनफल निकालना है हमें। देखो चार क्रमागत संख्याएं हैं A B C D, मतलब एक के बाद एक, क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक। तो सबसे पहले A हम मानेंगे x, दूसरी मानेंगे x + 1, फिर x + 2, x + 3, ऐसे हम चार क्रमागत संख्या मानेंगे। उनका औसत दे रखा है, मतलब औसत का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। सम किनका करेंगे, चार नंबर्स का जो हम मान के चलेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे 4 से। तो औसत हमारा आएगा, तो औसत इन्होंने दे रखा है हमें 49.5। ये हम सोल्व करके देखते हैं और फिर निकालते हैं B और D का गुणनफल क्या हो। देखिए चार क्रमागत संख्या हमने मान ली, A मान लिया हमने x, B मान लिया x + 1, C मान लिया x + 2 और D मान लिया x + 3। हमें औसत दिया हुआ है 49.5। अगर हम सम ऑफ निकालें, देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, यही होगा ना। तो मैंने यहाँ निकाल रखा है एवरेज का सम ऑफ ऑल नंबर। देखो ये नंबर क्या थे, x, x + 1, x + 2 और x + 3। तो मैंने इनको सभी को जोड़ लिया, x + x + 1 + x + 2 + x + 3 डिवाइड बाय 4। एवरेज हमें दी हुई थी, मतलब औसत को हम एवरेज बोलते हैं, क्या दिया था 49.5। तो ये मैंने यहाँ रख लिया, डिवाइड में 4 था, ये मल्टीप्लाई जाके इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये मैंने सम ऑफ निकाल रखा है, इनको अलग मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 198 आएगा। तो ये मैंने पहले भी निकाल लिया था, पर अब मैं अगर ऐसे भी करूँ तो यहाँ भी निकाल सकती हूँ। फिर इनको जोड़ेंगे, सभी को x काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो कितना आ गया 4x + 6, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आया 4x + 6। इधर ये कितना आया था 198। तो इस प्लस का 6 है उधर, इक्वल टू से उधर जाके क्या होगा माइनस। तो 198 से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 192, और इधर क्या बच रहा है 4x। तो ये 4 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या होगा नंबर डिवाइड होगा 4 से। कटिंग करेंगे तो क्या आएगा आंसर 48। तो हमारा आंसर क्या आएगा 48। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 48। क्रमागत संख्याएं थी हमारी, x की वैल्यू मेरे पास 48 आई, मतलब एक के बाद एक की संख्याएं थी। तो x 48 आया, तो ये 49 50 और 51 हमारी संख्याएं होगी। हमें निकालना क्या था, b और d का गुणनफल निकालना था। तो b कितना आया, देखो कौन कौन से नंबर बने, ये a कितना है 48 49 50 और 51। हमें b और d का गुणनफल निकालना था, b 49 और d कितना है 51। तो b और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2499। ये हमारा आंसर है। तो आंसर क्या है हमारा 2499। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 9261 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होगा। तो निकालना है हमें कोई मूलधन दे रखा है, राशि दे रखी है 5% से चक्रवृद्धि ब्याज पर है, कितने वर्षों में, मतलब हमें टाइम निकालना है। तीन चीज़ दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है, वो चक्रवृद्धि ब्याज अगर उस पर लगे तो वो 9261 हो जाएगी। कितने दर से 5% की दर से, मूलधन कितना है 8000। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। देखिए गिवन क्या क्या हमें, अमाउंट है 9261, वह 8000 से 9261 वैल्यू हो रही है। तो प्रिंसिपल कितना है मेरा 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। एन हमें निकालना है, मतलब टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू p × 1 + r अपॉन 100 की पावर कितनी है टोटल n। तो रखेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो अमाउंट कितना है 9261 बराबर p की वैल्यू रख ली 8000, 1 × 5 अपॉन 100। 5 क्यों रखा है, क्योंकि r मेरा 5 है। पूरे का कितना है होल n, क्योंकि n हमें गिवन नहीं है, n हमें निकालना है इसलिए। तो ये 8000 है, मल्टीप्लाई में तो जाके क्या होगा डिवाइड। ये रूल्स याद रखने हैं आपको, इक्वल टू वाले बोर्ड मार्क्स के हैं। अगर प्लस है वो इक्वल टू से उधर जाके माइनस होता है, अगर माइनस है वो प्लस होगा, अगर डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई होता है, और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड होता है। ये याद रखने हैं आपने कुछ फॉर्मूले, ये बोर्ड मार्क्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, हर जगह मैथ के अंदर यूज़ होंगे, ये सिंपल ध्यान रखना है। जैसे ये 8000 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू से उधर जाके कहाँ जाएगा डिवाइड में। इधर क्या बचेगा 1 + 5 से कटिंग होगी, 5 × 1 1, 5 × 2 = 10 0, तो 20। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 अपॉन 20 को, तो 20 1 = 20 और +1 21 डिवाइड बाय 20, मतलब 21/20 की पावर n। इसका भी करने का तरीका मैं बता देती हूँ कैसे है। मान लो
अगर हमें कोई संख्याएं देखो, अगर हम सिंपल संख्याओं को जोड़ दें, जैसे 2 में 3 जोड़ दिया तो आ गया 5, पर जैसे ही हमारे पास बटे वाली कोई संख्या आई, इसको अगर हमें जोड़ना है, जैसे 1/2 में 1/4 जोड़ना है, तो अगर जोड़ना है या फिर घटाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। करने का तरीका क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, और नीचे वाले को नीचे वाले से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। 4 1 जा 4, अगर प्लस है बीच में प्लस लगाओ, अगर माइनस है तो माइनस, मैं अभी प्लस लगा रही हूँ। 2 1 जा 2, नीचे वालों को नीचे वाले से, 4 2 जा 8, 4 और 2 6/8, 2 पे कट जाएंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, तो आंसर आ जाएगा 3/4। ये मैंने सिंपल बताया करने का तरीका। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस ले लेती, तो क्या आता 4 - 2 2/8, तो आंसर आ जाता 2/8 1/4। अब यहाँ मैंने प्लस किया तो 3/4। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी प्लस माइनस होगा तब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अगर मेरे पास बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले की नीचे वाले से गुणा, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, ये हमारा ये आंसर आएगा। अगर यहाँ डिवाइड दे रखा है तो जो रकम है ये उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने, सिंपल सी छोटी छोटी बातें हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ क्या था 1 + 1/20 बचा था, तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं करके देखूँ 1 + 1/20, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगाऊंगी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, 20 1 जा 20 + 1 1 जा 1 डिवाइड बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 20 और 21/20, तो मेरा क्या आया 21/20, और पावर क्या थी n थी। अभी मेरे पास मुझे n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ 21/20 आया, तो हम इधर जो ये बड़ी रकम दे रखी है इसको भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि इस वाले नंबर में ब्रेक हो जाए और पावर n आ जाए, तो हम इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो ये देखो 9261 किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। अगर हम निकाल के देखें, जैसे 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 आएगा, फिर 441 को किससे करेंगे 21 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही 20 का, ये 2 का क्यूब है ना, 8 3 0 है तो 20 का क्यूब। सोल्व करेंगे, देखो ये और ये बराबर है, तो n की पावर भी इनकी बराबर होगी, तो n किसके बराबर होगा 3 के, तो हमारा आंसर है 3। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, 8000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। तो मेरा कितना आया आंसर 3, तो ये 3 साल में 8000 से 9261 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित है होगी, तो ये बतानी है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो सबसे छोटी और बड़ी संख्या निकालने का फॉर्मूला, देखो अगर हमें कोई भी सबसे छोटी संख्या निकालनी है या कोई भी बड़ी संख्या निकालनी है, उसका फॉर्मूला देखो क्या है। देखो क्या फॉर्मूला है, जब मान लो बड़ी से बड़ी कोई संख्या निकालनी है, मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, 3 अंकों की कौन सी होगी 999। ऐसे 4 अंकों की निकालनी है तो 4 बार 999, ऐसे 6 अंकों की निकालनी है तो 6 बार 999, ठीक है। 2 2 4 और 2 6, ऐसी अगर मुझे 6 अंकों की छोटी निकालनी है संख्या तो 1 0 1 डाल के 5 0, क्योंकि अगर इससे छोटी लूँगी मैं तो वो कितनी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ये तो 5 अंकों की बचेगी ना। अगर इसमें से मैं 1 माइनस कर लूँ, अगर मुझे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए तो क्या होगी 10 होगी सबसे छोटी, क्योंकि इससे छोटा अगर बात करूँ तो 9 होगा, वो 1 अंक की हो जाएगी, ये 2 अंकों की है। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 डाल के 4 0, जो 12, 15 और 18 से विभाजित हो जाए। अब इसमें एक कंडीशन भी दे रखी है कि 12, 15 और 18 से विभाजित हो जाए, तो इसमें सबसे पहले हमें 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर उससे डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा वो माइनस करेंगे, और उसमें जो एलसीएम आएगा वो प्लस कर देंगे, तो हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, जो 12, 15 और 18 इन तीनों से भाग हो जाए। तो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 डाल के 4 0 1 0 1 2 3 0, ठीक है। क्या आ गई 10,000। 10,000 से अगर मैं नीचे जाऊँ तो 9,999 आएगा, वो आएगा 4 अंकों की संख्या, और मुझे तो 5 की चाहिए ना सबसे छोटी, तो ये आएगा 10,000। 10,000 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी 5 अंकों की, तो निकल गया। अब मेरे पास क्या था 12, 15 और 18 से वो पूरा पूरा भाग हो जाना चाहिए, जो ये नंबर होगा, तो एलसीएम निकालेंगे इनका, 2 पे जाएगा 2 6 जा 15 9 ऐसे ही, तो 3 पे कटिंग जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 12 60 60 को 3 से करेंगे 180, तो मेरा क्या आया एलसीएम 180। अब मुझे क्या चाहिए थी, सबसे छोटी संख्या चाहिए जो इससे भाग हो जाए, तो इसको 10,000 को किससे मैं एलसीएम से डिवाइड करूँगी, तो एलसीएम से डिवाइड करके शेषफल मेरा बचा 100, तो मैं 100 इसमें से घटाऊँ, क्योंकि ये 180 से पूरा पूरा नहीं कटा, तो 180 से पूरा पूरा काटने के लिए इसमें से 100 माइनस करने पड़ेंगे, और इसमें 180 और जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो 100 मैं माइनस करे, इसमें से 100 माइनस करके 180 इसमें जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इन सबसे डिवाइड होना चाहिए था ये नंबर, तो इससे माइनस करेंगे प्लस 180 इसमें जोड़ेंगे, तो 100 में से 180 गए तो 80 बचा, तो 10,000 में क्या जोड़ देंगे हम 80, तो 10,080 आंसर आएगा। 10,080 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी पूरी पूरी भाग होगी, 15 से भी और 18 से भी, चाहे आप डिवाइड करके देख सकते हो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10,080, सी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5, कोमा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, और 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 का एमएस, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना में। देखो महत्तम समापवर्तक का मतलब है जो नंबर सभी में कॉमन होगा। अभी सबसे पहले देखो हम चेक करेंगे 2, देखो 2 की पावर 2 2 की पावर 3, और यहाँ ये 3 नंबर हैं, एक पूरा ये है, एक पूरा ये है, और एक ये है, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। इन तीनों में देखना, सबसे पहले 2 की पावर 2, इसमें भी है 2 की पावर 2, क्योंकि 3 है तो 2 की पावर 2 भी इंक्लूड होगा, इसमें 4 है, तो सबसे पहले में तीनों में कॉमन क्या आएगा 2 की पावर 2, तो हम 2 की पावर 2 वाला देखेंगे, सभी 2 की पावर 2 वाले यहाँ की है, तो सी तो मेरा यहीं से कट गया, किसी आंसर नहीं होगा, इनमें से देखेंगे। फिर उसके बाद है 3 की पावर 3 2 और 4, तो छोटी कौन सी है 2, जो सब में इंक्लूड है, तो ये 4 ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या आएगा 3 की पावर 2, तो मेरा डी की तरफ जा रही हूँ मैं आंसर। उसके बाद आगे भी चेक करेंगे 5 की पावर 5 2 और 1, तो ये आएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये और दूसरे नहीं होंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा HCF, ठीक है।
महत्तम समापवर्तक क्या आएगा मेरा? डी आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अन्य प्रकार के गेहूं में 8:7 के अनुपात में मिलाया गया? यदि मिश्रण का मूल्य 10 प्रति किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि मान लो दो चीज़ें हैं कोई, उनको मिला दें हम किसी अनुपात में, और फिर उसका या तो हमें अनुपात पूछ लेते हैं कि किस अनुपात में मिलाया गया है, या फिर उसका वैल्यू पूछ सकते हैं कि वो कितने में इसको बेचा गया है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, 9.5 रुपये किलोग्राम के हिसाब से थी कोई वस्तु, उसको 8 और 7 के अनुपात में मिलाया गया था, मतलब 8 और 7 के अनुपात में मैंने रख लिया यहाँ। तो उसको इनको और दूसरी वैल्यू जो थी उसको बताया नहीं गया कि भाई वो कितनी मिलाई गई है, बस हमें अनुपात दे दिया था, और इनको मिला के 10 रुपये के हिसाब से बेच रही थी वो, तो 10 बीच में आएगा, इन दोनों की वैल्यू यहाँ आएगी। पहली है 9.5, दूसरी दी नहीं हुई तो उसको मैक्स मान के चलेंगे। इन दोनों का अनुपात था 8 और 7। तो देखो 8 को अगर मैं डिवाइड बाय इस वाली वैल्यू को अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूँ तो इस पहले इसका माइनस करेंगे, इनमें से माइनस करते हैं ना एक दूसरे से। 10 में बड़ी संख्या में से छोटा नंबर घटाना है, 10 में से 9.5 गए तो कितना बचा? 0.7। इधर क्या आएगा? देखो मेरे पास यहाँ 7 अनुपात में था ये, तो मुझे 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 0.10 करना पड़ेगा ना, 0.10 हटाना पड़ेगा। तो इसका क्या आएगा? जैसे 0.7 ये पॉइंट हटाना है मुझे, तो पॉइंट के नाम का 1 लगेगा और 0। तो अगर मुझे तो अनुपात 7 दे रखा है ना, तो 10 से गुणा करूँगी मैं तो 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 7। तो ऐसे ही इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर मेरे पास 8 का अनुपात था, तो यहाँ भी क्या आएगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 0.8 बचेगा और ये 0.7। तो यहाँ 0.8 निकालने के लिए मुझे तो इसमें से माइनस करते हैं। अब मैं क्या करूँगी? इसमें प्लस करूँगी। 10 में 0.8 गए मतलब प्लस हुए तो 10.80, मतलब 10.80 यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, याद रखनी है, क्योंकि देखो 10.80 में से अगर मैं 10 घटाऊँ, बड़े में से छोटा घटाना है, तो मेरे पास आंसर यहाँ आना चाहिए था। 10.80 में से अगर मैं ये घटाऊँ तो क्या आएगा? 0.8। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर पूछ रखा था कि दूसरे प्रकार की गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम होगा, तो ये क्या होगा? बी 10.80 ग्राम। तो पूछ रखा था ना 9.5 किलोग्राम की गेहूं में 10.5 किलोग्राम की गेहूं, इन दोनों को मिला के 8:7 में मिलाया था उनको, और 10 रुपये के हिसाब से वो बेच रहा था। मतलब जो ये बेचने का मूल्य होगा ना, हमेशा ये जो दो वैल्यूज दी होंगी उनके बीच होगा। देखो 9.5 और 10.5 से थोड़ा सा ऊपर, इन दोनों के बीच क्या है वैल्यू? 10। ये ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में ऐसे होगा। ये इस जैसे मैंने बताया ना, इस तरीके से ही हर क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A/B के प्रत्येक पद में जोड़ी जाने वाली संख्या जिसके अनुपात C/D प्राप्त हो, तो इसको सोल्व करना है और निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है? A और B के प्रत्येक पद में जोड़ी जाने वाली संख्या जिसका अनुपात C/D है। देखो क्या है? A अनुपात B के अनुपात में कुछ जोड़े जाने वाली कोई संख्या और उनका अनुपात क्या दे रखा है? C/D। तो मैंने जोड़ दिया दोनों में, एक्सिस में जोड़ दिया, एक्सिस में जोड़ दिया, किसके बराबर है? इसके अनुपात के, C/D के। रेशो को हम डिवाइड में भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था। ये वाला जब भी देखो, मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था आपको कि अगर मेरे पास ऐसे कोई नंबर दे रखा है, यहाँ प्लस या माइनस है, उसमें मुझे कुछ जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है, प्लस या माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और नीचे वालों की। जब मेरे पास ऐसे नंबर दे रखे हों बीच में इक्वल हो, प्लस और माइनस की जगह इक्वल हो, तो इसके साथ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ सेम यही दे रखा है, क्या है? इक्वल टू है बीच में, तो डी किसके साथ होगा? इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। इसको मैं ब्रैकेट में रखूँगी, प्लस एक्स को, डी से मल्टीप्लाई होगा। इधर भी सी किससे मल्टीप्लाई होगा? बी प्लस एक्स से, और ये इक्वल टू में आ जाएंगे दोनों नंबर। ठीक है, सोल्व हो जाएगा थोड़ा। ये सी किसको? बी प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो डी को पहले ऐसे करेंगे तो ए डी, फिर डी को एक्स से करेंगे डी एक्स बराबर, सी को बी से करेंगे बी सी, प्लस सी को एक्स से करेंगे सी एक्स। दोनों में से एक्स वाली वैल्यू एक साइड करेंगे। देखो ए डी और इधर बी सी है, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस का है ये, इधर आएगा माइनस होगा, बराबर ये सी एक्स है, डी एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा। दोनों में से एक्स कॉमन ले सकती हूँ, तो एक्स कॉमन, यहाँ एक्स बाहर गया तो क्या बचा? सी, यहाँ माइनस था, और यहाँ क्या बचा? डी। एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या था? ए डी माइनस बी सी, सेम चल रहा है। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालिए, तो ये सी डी क्या है? गुणा में, तो ये कहाँ जाएगा? इस दोनों के नीचे, तो ए डी माइनस बी सी अपॉन सी माइनस डी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए डी माइनस बी सी अपॉन सी माइनस डी। यही हमारा आंसर है। मेरा आंसर क्या आया? सी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसी राशि को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया, यदि बड़ा भाग 75 है तो राशि क्या है? देखो किसी नंबर को हमने 3:5 में डिवाइड कर लिया, तो इस नंबर को हम मान लो, ये नंबर क्या था, मतलब रेशो क्या होता है? दोनों में कोई एक ऐसे नंबर होगा जिससे पूरा कट रहा होगा, तो मैं एक्स मान के चलती हूँ, ये 3x है, ये 5x है। अगर इन दोनों को जोड़ तो क्या होगा? 8x। तो मुझे क्या चाहिए? बड़ा भाग 75 है, तो ये 5x किसके बराबर है? मतलब बड़ा भाग क्या है? 5x, छोटा क्या है? 3x। 5x को किसके बराबर रखेंगे? 75 के, तो 5x बराबर 75 क्या आएगा? 5 कहाँ जाएगा? डिवाइड में 75 के। देखिए ऐसे है, देखिए ऐसे है, माना राशि का अनुपात 3x रेशो 5x, मतलब बड़ा नंबर क्या है? 5x। बड़ी संख्या है, मेरे पास 75 दे रखी है, तो ये बड़ी संख्या मेरे पास यहाँ 5x है, 5x को बराबर रखूँगी 75 के। 5 कहाँ जाएगा बेटे में? 15 पंजे 75। ठीक है, किस पे कटेगा? 5 पे। 5 एक 5 पंजे 25, तो एक्स की वैल्यू आई 15। मेरे पास 3x की वैल्यू निकालूंगी मैं, 3 × 15 कितना आएगा? 45। या फिर सीधा भी निकाल सकती हूँ, 3 और 5 इन दोनों को जोड़ूंगी तो 8 हो जाएगा, 8x। 15 को 8 से गुणा करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? 120। ठीक है, ये आ गया 120, आंसर क्या आ गया? तो उसने क्या पूछ रखा था? उसने पूछ रखा था यदि बड़ा भाग 75 है तो राशि क्या है? राशि पूछ रखी थी, तो 120 है। 120 को अगर मैं 3:5 में तोड़ूँ तो बड़ा भाग 75 आएगा, छोटा क्या आएगा? 15 × 45, एक 45 आएगा, 75 आएगा। 45 और 75 को जोड़ कर देखो 120 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0 x 1 है तो निम्न में से बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? देखो 0 और 1 है, एक्स क्या है? दोनों के बीच में है। 0 और 1 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है? 0.1 2 3 4 5 6 ऐसे आएंगे ना, 0 पॉइंट लगा के, तो इसके बीच में 1/2 आ सकता है। देखो 0 और x
लेस देन 1, इसकी बात की थी हमने। देखो क्या था, 0 लेस देन x लेस देन 1, और इसमें क्या पूछ रखा है इसने कि निम्न संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनमें से बतानी है हमें कौन कौन सी है। देखो क्या क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर 1/x और x, ये हम लिखेंगे। देखिए कौन कौन सी है, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर 1/x और x। इनमें से 0 और 1 में से हम कोई एक बीच का इनका नंबर उठाएंगे, कोई से भी उठा सकते हैं। मैं 1/2 ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं x की जगह 1/2 रख के देखूंगी, 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/4, ठीक है। नेक्स्ट है 1/4 का अगर मैं डिवाइड करूँ तो आएगा 0.25। अगर 1/x स्क्वायर का करूँ मैं 1/x स्क्वायर की, x स्क्वायर है ना, तो 1/x, x की जगह मैं क्या रखूँगी 1/2 इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/1/4। ये 4 कहाँ जाएगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा 4। सेकंड है 1/x 1/1/2, ये 2 भी कहाँ जाएगा, तीसरे नंबर क्या तो ऊपर जाएगा, तो आएगा 2। x है, x की जगह 1/2, तो ये कितना आएगा 0.5। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 0.5 छोटा है, 2 भी छोटा है, 0.2 भी छोटा है, तो 4 सबसे बड़ा है, मतलब 1/x स्क्वायर। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर मेरा क्या होगा 1/x स्क्वायर, मेरा आंसर होगा सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उस कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो एक एक भाग 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहे हैं, तो एक भाग कितने में करेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 दिन में, 5 दिए 15, ठीक है। कितने दिन में कर लेगा 15 दिन में, जबकि बी उस कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो बी कितने में कर लेगा उसको। इसके सिंपल निकालेंगे ना हम। देखो क्या दे रखा है, ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 2/5 भाग 10 दिन में, तो 5 10 50 हो जाएगा, ठीक है। 2 भाग है, एक भाग कितने में करेगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब 2 भाग 50 दिन में है कर रहा है वो, तो एक भाग कितने में करेगा 25 दिन में, तो 25 दिन। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में, दोनों को मिलकर बताना है। तो मैं इन दोनों को क्या लूँगी एलसीएम, 15 और 25 का एलसीएम आएगा 75। अब मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूँ कि एक दिन में कितना काम कर लेगा, कितना यूनिट काम करेगा, और बी कितना करेगा। तो 75 को 25 से भाग देंगे तो किस पे कटेगा 3 पे, 15 से देंगे तो किस पे कटेगा 5 पे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई 5 और बी की कितनी आई 3, मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म कर सकता है, बी 3 यूनिट काम खत्म कर सकते हैं। अगर दोनों एक दिन में काम खत्म करें दोनों मिलके, तो ए और बी दोनों मिलके कितना करेंगे 8 यूनिट काम खत्म करेंगे। और काम कितना है टोटल मेरे पास 75, तो 75 को किससे करेंगे हम डिवाइड, 75 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होएगा 8 ने 72, 72 जाएंगे तो कितना बचेगा 3/8, क्या बचेगा 9 सही 3/8। इतने दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 9 सही 3/8 मेरा आंसर आ जाएगा, तो मिल के काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर वाहक 2 शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट का समय लगाता है, उसकी गति प्रति मिनट कितनी है। हमें चेक करना है ए कितने शहर के बीच की दूरी 65 किलोमीटर है। देखो क्या है, एक मोटर वाहक 2 शहरों के बीच की दूरी 65 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से जा रहा है वो ए से बी तक, ये कितना है 65 ये किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना दे रखा है 2 घंटे 10 मिनट, तो मेरे पास टाइम कितना आ गया 2 घंटे 2 आवर 10 मिनट। इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूँ। देखो पहले मैं चेक करूँगी आंसर किस में पूछ रखे हैं, गति पूछ रखे हैं मीटर प्रति मिनट में, तो मेरे पास दूरी कितना है किलोमीटर में और टाइम कितना है मिनट में। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है इसका सोल्व करने का। देखो मेरे पास पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। देखो अगर मेरे पास मुझे स्पीड निकालनी है, स्पीड मैंने गति, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मेरे पास किलोमीटर में दे रखा है तो किलोमीटर पर आवर में मैं निकालती हूँ स्पीड, या फिर मैं मीटर पर सेकंड में निकालूंगी, ठीक है। या इसमें क्या पूछ रखा है मीटर प्रति मिनट पूछ रखा है, अगर मीटर प्रति मिनट पूछ रखा है तो मिनट के हिसाब से निकालूंगी, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से मुझे निकालनी है। तो मेरे पास क्या है किलोमीटर में और ये मिनट किस में है आवर और मिनट में, तो एक आवर में कितने हैं 60 मिनट, तो 2 आवर में कितने हो गए 120 और प्लस 10 थे, तो कितना आया मेरा 130 मिनट। ये मेरा क्या आ गया टाइम, क्या आया टाइम 130 मिनट। अब मुझे क्या निकालना है 65 किलोमीटर को मीटर में निकालना है ना मुझे आंसर अपना, तो मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 65 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 65 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 65,000 मीटर। मुझे क्या निकालना है स्पीड, स्पीड मतलब गति निकालनी है। तो गति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आया है 65,000, टाइम कितना है 130 मिनट, 0 से 0 कैंसिल, 13 पंजे 65 और डबल 0 है, तो मेरा आंसर क्या आया 500 मीटर प्रति मिनट। ये मैंने निकाल दिया। यूनिट्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और यही हमारे पेपर के अंदर आएगा। तो इसका आंसर क्या है 500, ठीक है। उसकी गति कितनी है 500 मीटर प्रति मिनट, आंसर आ गया। नेक्स्ट है ए तथा बी ने क्रमशः 85,000 और 15,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष के बाद निम्न में से किस अनुपात में उनका लाभ बांटा जाएगा। हमें आंसर बताना है कि कितना बांटा जाएगा। देखो 85,000 और 15,000 है, तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि कितना है 85,000 और बी ने कितना लगाया 15,000।
हम मान के चलते हैं 12 महीने के लिए लगाया, क्योंकि इसने टाइम नहीं दे रखा ना कि किसने कितने महीने के लिए लगाया। तो मैं 3 0 से 3 0 काटूंगी। 12 एक साल के लिए इसने लगाया, 1 साल के लिए इसने लास्ट में पूछा है, इसने साल का ही पूछा है कि 1 वर्ष, ठीक है 1 वर्ष का पूछा है, किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो 1 साल, एक साल के लिए लगाया इसने 12 महीने, इसने 12 महीने, 1 साल का मतलब 12 महीने, ठीक है। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, किस पे कटेगा, किस पे कटेगा, 5 पे, 5 थे 15, 5 1 5, कितना बचा 3, 5 7 35, तो 17 सही 3 के अनुपात में इनका लाभ बटेगा। आंसर क्या आएगा, 17 सही 17:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सोल्व करके बताना है कि क्या आएगा। क्योंकि मैंने पीछे भी बताया है आपको कि अगर कोई नंबर ऐसे दे रखे हैं, क्या बताया है, जैसे अगर कोई नंबर, 2 नंबर हैं जैसे, ठीक है, उनको प्लस करना है ऐसे या फिर माइनस करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे वाले के साथ, जो भी प्लस है तो प्लस यूज़ करेंगे, माइनस है तो माइनस। ये सिंपल फॉर्मूला बताया था। एक बताया था अगर ऐसे दे रखो इक्वल टू इधर एक्स और इधर इस तरह से दे रखो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि बीच में इक्वल टू है। नीचे वाले की मल्टीप्लाई तब होती है जब प्लस और माइनस बीच में दे रखो। और यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें यही है, क्वेश्चन में क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो क्या है, x अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन बताना है क्वेश्चन मार्क। तो देखो सबसे पहले हम 2 नंबर को उठाएंगे, फिर लास्ट वाले को लेके चलेंगे। तो इसका क्या आएगा, देखो x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे x माइनस 1 से x माइनस 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई ना इसकी और इसकी, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, हमें फॉर्मूला पढ़ रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं लिखूंगी a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ, मतलब a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम ऐसे। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, x को x से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से करेंगे x प्लस एक्स माइनस 1, सोल्व कर लेंगे, खोल लेंगे इस ब्रैकेट को, तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो x को x से जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x, तो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको करेंगे सोल्व, इसको इससे, ये पूरी ब्रैकेट है, इनको ब्रैकेट में ले लेंगे। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इन इसमें से नीचे वाले में से माइनस कॉमन लूँ तो ये उल्टा हो सकता है, रकम चेंज हो सकती है, क्योंकि हम दोनों को कॉमन ले सकते हैं। फिर तो मैं सिंपल लिखूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में करूँगी, पहले इनको इस वाले को नीचे को सही करूँगी। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँगी यहाँ से, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ ऊपर वाला 2x ही बचेगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ से माइनस चला गया, तो यहाँ क्या बचा प्लस, और यहाँ प्लस था तो यहाँ से एक माइनस गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस। ध्यान रखना है, ठीक है। इधर भी हो गया, इधर भी है, ये वाला नंबर आ गया। जब भी हमारे पास ऐसे रेशो वाले नंबर होते हैं, नीचे वाला सेम हो, ठीक है, और बीच में प्लस या माइनस हो, जो भी होता है, अगर प्लस है तो प्लस होंगे, ऊपर वाले अगर माइनस है तो माइनस होंगे, क्योंकि नीचे वाला सेम है तो वह एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब ये माइनस है तो ये माइनस होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, माइनस है तो माइनस 2x, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये वाला थोड़ा सा कभी इसमें कन्फ्यूजन हो। अगर हमारे पास नीचे कोई नंबर सेम दे रखा है, ठीक है, ये अलजेब्रा के रूल है, ध्यान देना इन पर। अगर हमारे पास बीच में प्लस या माइनस कोई नंबर दे रखो है और बटे वाली कोई नंबर्स दे रखे हो, अगर नीचे वाला सेम हो, ये हमने सेम बनाया है यहाँ से माइनस को लेके, देखो माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा प्लस आता है, अगर माइनस को मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस आता है, ठीक है। ये रूल आपने याद रखना है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। देखो यहाँ प्लस है, प्लस कैसे आएगा, माइनस और माइनस से, तो मैंने एक माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक माइनस बचा, तो एक के आगे क्या लग गया माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। देखो ये था माइनस और प्लस, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस आता है, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ प्लस, तो एक्स स्क्वायर किसका बचा प्लस का, तो इसलिए मैंने क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस बाहर लिया था कॉमन, तो ये आगे आ गया यहाँ, ठीक है। अब नीचे का दोनों का सेम आ गया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ऊपर वाले में क्या था माइनस, तो ये पूरी रकम को हम माइनस कर सकते हैं, मतलब सेम लिख सकते हैं, ऊपर वाला पूरा माइनस 2x। अब ये 2x प्लस का है, ये माइनस के कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे भी क्या बचा रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों को कटिंग करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था। अगर कोई हमें
ठोस वैल्यूज के कुछ क्वेश्चन दे दें ऐसे, तो जो बड़े वाला होगा ना जिसके हम छोटे टुकड़े करेंगे उसका आयतन डिवाइड बाय जो छोटा नंबर जिसके हम बनाएंगे उसका आयतन, उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें 18 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के ठोस घन में 3 सेंटीमीटर भुजा के टुकड़े कर रहे हैं हम, तो मतलब घन है ये। ठीक है, घन का जो ये आयतन होता है मतलब वॉल्यूम होता है, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, ये घनाभ का है, सॉरी L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि देखो घन और घनाभ का बता देती हूँ। ये हमारा घन है, ये मेरा घनाभ है। ठीक है, ये हम जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना उसके अंदर देखेंगे जो शेप्स हैं 2D और 3D शेप्स के बारे में। ये 3D शेप्स हैं। 2D शेप्स वो होती हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी होती है। 3D शेप्स वो हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हो। तो ये एक कमरे के आकार का है, जैसे ये घनाभ है, एक जिस कमरे में जैसे बैठ के आप वीडियो देख रहे हो वो घनाभ के आकार का है, उसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है कमरे की। ठीक है, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई L B और H, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग हैं तो घनाभ है। अगर ये इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है, ब्रेथ भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, तो वो घन है। ठीक है, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो इनका वॉल्यूम निकालते हैं हम। वॉल्यूम निकालने का इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और इसका होता है ए क्यूब। ए क्या होती है, इसकी साइड होती है, मतलब इसकी तो तीनों साइड बराबर है ना, ए ये भी है ये भी है, तो ए क्यूब। और इसमें अलग अलग होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देख रखा है, इसमें क्या दे रखा है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के ठोस घन की बात कर रखी है, मतलब ए की साइड दे रखी है ए, तो क्यूब क्या होगा इसका, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, मतलब 18 का क्यूब। और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, तो इससे हम घन ही काट रहे हैं, तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम कितना होगा इसका 18 इंटू 18 इंटू 18। और क्या करना है हमें, छोटे वाले क्यूब काटने से थे 3 3 के, तो मुझे संख्या बतानी है कितनी संख्या होगी उनकी, तो संख्या इनकी होगी ये बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से कट देंगे सारे, 6 6 और 6 पे 6 6 जा 36, 36 जा 216, तो आंसर मेरा क्या आएगा 216। तो मैं 216 घन बना सकती हूँ उससे। ये वाला चैप्टर जो है हमारा ज्योमेट्री का, इसकी वीडियोज़ में अलग से डालूंगी, जितनी भी हमारी 2D और 3D शेप्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, अभी सिंपल आपने ये याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी बड़ी चीज़ से छोटे टुकड़े काट दिए जाएँ तो बड़ी चीज़ का वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे जो भी घन दे रखा है, क्यूब दे रखा है, कुछ भी दे रखा है। ठीक है, सिलेंडर है, क्योंकि बहुत सारी शेप्स है, सिलेंडर है, स्फीयर है, तो डिवाइड करना है छोटे वाले से। एक तो ये क्वेश्चन आएगा आपका घन और घनाभ का, या फिर क्वेश्चन आ सकता है स्फीयर का, मतलब एक गोला दे रखा है, बड़े गोले से हम छोटी छोटी उसको पिघलाकर हम छोटी छोटी गोलियाँ बनाएं या फिर शंकु में बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं उससे। तो उन क्वेश्चंस में याद रखना है बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम। इसके कुछ फॉर्मूल्स हैं, वो अगली जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तब उसमें देख लेना। तो इसका आंसर क्या होगा 216। नेक्स्ट है √3 इज इक्वल टू, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 एंड तथा √2 की वैल्यू है 1.414, तो 1/√3 प्लस √2 क्या होगा। तो इसमें देखो क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, √3 प्लस 1.732 तथा √2 इज इक्वल टू 1.414, तो 1/√3 प्लस √2 क्या होगा, मतलब √3 और √2 की वैल्यू दे रखी है हमें और हमें बताना है 1/√3 प्लस √2 की वैल्यू बतानी है क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये हमें निकालना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँ तब हम क्या करते हैं, ये इरेशनल नंबर है, इनको हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इनका हम रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम, जो यहाँ वैल्यू दी होती है सेम टू सेम वो वैल्यू हम ऊपर और नीचे रख लेते हैं, बस उसमें साइन का चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसको सोल्व करने के लिए, देखो यहाँ फॉर्मूला बनेगा जो हमने पीछे पढ़ा था, a² माइनस b² का, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, ये a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो इसको मतलब इन नंबर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब a क्या है √3 और b क्या है √2, तो इसको लिख सकती हूँ √3 का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर a² माइनस b² √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्यूब, सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 2 से, तो √3 माइनस 2 ही बचेगा। यहाँ बचेगा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 क्या आएगा 1, √3 में से √2 माइनस, अभी √3 और 2 की वैल्यू मुझे दे रखी है क्या है 1.732 माइनस 1.414, तो माइनस करेंगे 0.318, क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.318 मेरा आंसर है। ये हमने मैथ के 15 क्वेश्चन इसमें सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद जितने बचे हुए क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे। देखिए कैसे क्या क्वेश्चन है 56, यदि a प्लस बी का अर्थ a b का भाई है, यदि a माइनस बी का अर्थ a b का पति है, यदि a गुणा b का अर्थ a b का पिता है, तो p इंटू क्यू प्लस r माइनस s का अर्थ क्या है, इसको हमें सोल्व करना है। देखो क्या है, तो सबसे पहले क्या है a प्लस बी,
इसमें क्या दे रखा है सबसे पहले P इंटू क्यू, तो मैं इंटू वाला देखूंगी, A इंटू बी का, A बी का पिता है, मतलब P क्या है, क्यू का पिता है, तो P क्या है, पिता। देखो लड़कों के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं और लड़कियों के लिए सर्कल का यूज़ करेंगे, ठीक है। P क्या है, किसका पिता है, ये क्यू का, तो मैं लिख लूँगी, कंडीशन पहले बना लूँगी, ये क्या है, पिता है क्यू का। फिर उसके बाद क्यू क्या है, आर का, प्लस वाले में क्या दे रखा है, क्यू आर का भाई है, तो क्यू क्या है, लड़का है ये भी, क्योंकि क्यू क्या है, भाई है, भाई के लिए ये लगा लिया, किसका, आर का। अब मुझे आर का नहीं पता चला कि आर का क्या लड़का है या लड़की है, मुझे क्यू का बताया क्यू उसका भाई है, फिर क्यू आर माइनस एस, आर का देखेंगे, आर बी का पति है। अब मुझे आर का भी पता चल गया, आर क्या है, बी का पति, मतलब सॉरी आर किसका, एस का पति है, तो आर क्या है, ये भी लड़का है, किसका पति है, एस का। जब एस का पति है तो एस क्या होगी, लेडी होगी। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ये बताना है इनमें से कौन सा सही है रिलेशन। देखो क्यू एस का पति है, क्यू एस का पति है, नहीं है, क्योंकि एस का पति कौन है, आर है, तो पहला गलत है। एस पी की पत्नी है, एस पी की पत्नी है, नहीं, आर की पत्नी है, तो ये भी गलत है। पी क्या है, एस के पिता है, देखो पी क्या है, एस के पिता, देखो पी किसके पिता है, क्यू के पिता है और आर के पिता है, ये तो इसकी पत्नी है ना आर की, तो ये भी गलत है। तो पी एस के ससुर है, देखो ये इसका पति है, इसके पति का भाई है, इसका पिता ही है, तो मतलब आर का पिता कौन होगा, पी, और पी एस का क्या होगा, ससुर, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि पी क्या है, एस के ससुर है, आंसर आएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक शब्द अर्थपूर्ण शब्द बन सके। TOARHU। हमें पेपर में क्या करना है, अगर हमें ना समझ में आए तो सभी को ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख के देख लो, पर इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, तो बना के देखो क्या बन सकता है। देखो AUTHOR, ऑथर बना रहा है इससे, ठीक है। इसमें सोल्व कर लेना कि किसका कौन सा कोड बनेगा, तो आंसर देख लेना। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं, फावड़े से क्या करते हैं, खुदाई का काम, तो ए आंसर आ जाएगा। विषम शब्द का चयन कीजिए, क्विंटल, किलोग्राम, किलोमीटर और ग्राम। देखो तीन चीज़ें तो एक जैसी हैं, एक अलग है। देखो क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, ये क्या है, तोलने की, ठीक है, तोलने की यूनिट है। ग्राम में भी तोल सकते हैं, क्विंटल में भी, किलोग्राम में भी। किलोमीटर क्या है, दूरी का मात्रक है, ठीक है, तो इससे दूरी मापी जाएगी। तो ये इन चारों में से कौन सा अलग है, विषम है, किलोमीटर। नेक्स्ट है, दो कथनों और उसके बाद दो निष्कर्ष, एक और दो दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों ना हो, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से निकलता है या निकलते हैं। तो सभी नदियाँ पर्वत हैं, मैं क्या बनाऊंगी, जो है सभी नदियाँ क्या है, पर्वत हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है आगे, सभी महासागर पर्वत हैं। महासागर भी क्या है, सारे पर्वत हैं, तो महासागर कहाँ आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने कंडीशन दी हुई थी वो बना ली, उसमें निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ नदियाँ महासागर हैं। देखो ये नदियाँ हैं, ये महासागर हैं, कोई रिलेशन है नहीं है, तो पहला क्या आएगा, गलत, मतलब कुछ नदियाँ महासागर नहीं है, कुछ पर्वत नदियाँ हैं। देखो पर्वत तो दे रखे हैं ना मेरे पास, पर्वत नदियाँ, कुछ पर्वत है ना, दूसरा क्या आ जाएगा, सही। तो आंसर क्या आएगा मेरा, केवल निष्कर्ष दो निकलता है, निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलते हैं, केवल निष्कर्ष एक। देखो पहला तो हमारा गलत था, तो केवल दो निकलता है, तो आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट है, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद शनि खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा है, खंबे की परछाई ठीक शनि के दाईं ओर थी, शनि का मुख किस दिशा में है। देखो सुबह सुबह सूर्य निकल रहा है, तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। देखो क्या था, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद शनि खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा है, खंबे की परछाई ठीक शनि के दाईं ओर है, तो शनि का मुख किस दिशा में होगा। सबसे पहले हमें ये डायरेक्शन है वो पता होनी चाहिए। देखो क्या है डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो वो इसमें देखना है सूर्योदय के बाद की बात कर रखी है। ये क्वेश्चन आप खुद करके देख लो एक बार ट्राई करके कि डायरेक्शन का क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखो 143, 149, 58, 170, यहाँ खालिस्तान और 203, इनमें बताना है। देखो इन क्वेश्चंस में हम देखते हैं, सबसे पहले देखना है कि सीरीज पॉजिटिव में चल रही है, नेगेटिव में चल रही है, कैसे चल रही है, ऑक्सीलेटरी है, कैसी है, तो ये कैसी है, बढ़ते क्रम में चल रही है, 143 फिर 49 ऐसे। तो पहले वाले का डिफरेंस चेक करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 6 का, फिर अगले में चेक करेंगे इनमें कितना है, 9 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस, ऐसे चल रहा है, मतलब 3 6 3 3 9 3 चौके 12 3 पंजे 15, 3 का पहाड़ा चल रहा है, तो 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 185। फिर उसके बाद 15 के बाद 3 छके 18, फिर 18 जोड़ रखे हैं, 8 और 3 8 और 5 13, 1 हासिल, 9 और 1 10 और कितना 203। इसमें आंसर क्या आएगा, 185। मतलब 3 का टेबल इसमें चल रहा है, 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 3 पंजे 15 ऐड करते जा रहे हैं, तो यहाँ 15 ऐड हो गए तो 185 आंसर आएगा। किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन गुरुवार था, तो उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या था, ये पूछ रखा है। किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मार्च का चौथा दिन गुरुवार था, उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन पूछ रखा है। देखो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, और अगले महीना क्या है, अप्रैल में होते हैं 30 दिन।
तो चौथे दिन क्या है, गुरुवार, तो अगले दिन कितने बचेंगे, देखो मार्च, चौथे दिन है गुरुवार, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में है 30 दिन, तो 31 में से 4 दिन निकल गए तो कितने बचे, 27 दिन, और अप्रैल के 30 दिन तो कितने हुए, 57 दिन। तो एक हफ्ते में 7 दिन है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, तो कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा। तो उस दिन क्या था, गुरुवार, तो अगले दिन जो शेष बच रहा है वो जोड़ देंगे उसमें, तो कितना आएगा, शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या आएगा, शुक्रवार। तो अगले महीने क्या है, अंतिम दिन मतलब 30 अप्रैल को क्या होगा, शुक्रवार। ऐसे ही है अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति XYZ MNO उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। Z X और N के बीच में बैठा है, M किनारे पर नहीं है, Y N और के ठीक दाईं ओर है, O दाएं किनारे पर नहीं है, M के पड़ोसी कौन है। तो सिंपल है, एक एक कंडीशन हमने देखनी है कि कैसे कैसे दे रखी है। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहली कंडीशन है Z X और N के बीच में बैठा है। देखो मैं सबसे पहली कंडीशन लूँगी, Z जो है X और N के बीच में, एक कंडीशन ये लूँगी, एक ये ले सकती हूँ, मतलब Z X और N में, इधर भी हो सकता है X, इधर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों साइड वाले ले लिए मैंने। उसके बाद सेकंड कंडीशन है M किनारे पर नहीं है, मतलब या तो इधर किनारा हो सकता है या फिर इधर 2 और ले लो तो हो सकता है, क्योंकि 6 बंदे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी ले सकते हैं, एक इधर 2 ले लिए मैंने, ठीक है, 6 दोनों साइड से ले लिया। उसके बाद क्या बोल रखा है, M किनारे पर नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है M और यहाँ नहीं है M, मतलब इधर भी नहीं आ सकता, 1 2 3 और इधर भी नहीं आ सकता, ठीक है, दोनों कंडीशन ले ली मैंने। Y N के ठीक दाईं ओर है, जो N है उसके ठीक दाईं ओर Y है, मतलब यहाँ Y है, ये वाली कंडीशन मेरी फेल हो जाएगी, क्योंकि N के इधर क्या बैठा है Z, तो मुझे तो क्या बताया उसने, Y है, तो यहाँ लिख नहीं सकते, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, फेल। तो मैं ये वाली लेके चलूँगी, तो ये मेरी सही चल रही है। उसने कहा अब O दाएं किनारे पर नहीं है, अब यहाँ ये दाएं किनारा अगर मैं इधर लेके चलूँ एक और किनारा, तो यहाँ तो मैं O को ले नहीं सकती, दाएं किनारा बाएं साइड, मतलब इधर नहीं आ सकता, इधर तो आ सकता है, ये तो उसने नहीं बोला ना, तो मैं यहाँ ले लूँगी, क्योंकि यहाँ M नहीं आ सकता। अब क्या बचेगा, M बच गया, तो M कहाँ जाएगा, यहाँ। तो उसने क्या पूछ रखा है, M के पड़ोसी कौन कौन है, O और X, तो आंसर मेरा क्या आएगा, O और X M के पड़ोसी हैं, ठीक है। ये दिए कूट भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है, तो कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो इसमें क्या दे रखा है, VW I J छोड़ के K E F T U छोड़ के V, ऐसे मतलब एक अक्षर फिर उससे अगले वाला एक छोड़ के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाले में भी सेम ऐसे ही है, B के बाद क्या आएगा C, R के बाद क्या आएगा S छोड़ के T, मतलब B आंसर आ जाएगा, इसको देख लेना, एक छोड़ के एक अक्षर और उसके तुरंत बाद वाला, ऐसे इसका जो दे रखा है रिलेशन। उसके बाद है हिंदी के क्वेश्चन चलेंगे, जो मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है कुश प्लस आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो कुश प्लस आसन कुशासन, ठीक है। फिर है कापुरुष समस्त का पद का उचित विग्रह क्या है, तो इसका क्या होगा, कायर पुरुष। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, ये पूछ रहा है किसमें सही से प्रयोग नहीं किया है, तो इसका आंसर आएगा, देखो इसका आंसर देखना है हमें, किसमें उपयुक्त प्रयोग नहीं है विराम चिन्हों का, वह मिन्नतें करता रहा, वे उसे नज़रअंदाज करते रहे। देखो ये सेमीकोलन का यूज़ कर रखा है, सही है। उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊँगा, इसमें डाउट है। इस पेड़ के फल मीठे हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है तुम किस शहर में रहते हो, ये भी सही है, ठीक है। इसमें ये वाला डाउट है हमारा, सेकंड वाला, मैं आज रात नहीं आऊँगा। देखो किसी के द्वारा कहे गए शब्द है ना, उनको हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे इनमें कोट करके। तो इसका आंसर क्या आएगा, उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊँगा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए थे, पर ये ऐसे ही दे रखे हैं, तो इसमें इसमें प्रयोग नहीं हुआ है विराम चिन्हों का, तो आंसर क्या होगा, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायता बंद करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, सहायता बंद करना मतलब हाथ खींचना, तो इसका आंसर क्या होगा, हाथ खींचना। देखो आँच ना आने देना मतलब पूरी तरह सुरक्षित रखना या हानि ना होने देना, आनाकानी करना बहाने बनाना या टाल मटोल करना, मैदान छोड़कर भाग जाना मतलब हार मान जाना, ये हमारे मुहावरे हैं। नेक्स्ट है दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन है, तो दिनकर का क्या होगा, सूर्य, ठीक है। और उसके बाद है अंबर, अंबर के कौन कौन से हो सकते हैं पर्यायवाची, आकाश, नभ, आसमान, व्योम, ये सारे क्या हैं अंबर के पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है शशिधर, शशिधर के क्या हो सकते हैं, चंद्रधर, शिव, महादेव, शंभु, ठीक है। नारायण के क्या क्या हो सकते हैं, विष्णु, हरि, गोविंद, माधव या फिर केशव। फिर है मैं का तत्सम शब्द रूप क्या है, तो मैं का मम होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मम। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, शूद्र, दुर्गंध, स्तुति और सृष्टि, तो इसमें आंसर क्या आएगा, ये देखना है हमें। तो शूद्र क्या है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दुर्गंध क्या है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, और सृष्टि ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें स्तुति जो है ये हमें थोड़ा सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें क्या आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी, और इसमें क्या दे रखी है, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। ये जो मात्रा है ना, ये बड़ी ई की है, ये हमें इधर की आएगी, तो छोटी ई की मात्रा आएगी, तो ये हमारा गलत है। इसमें ये पूछ रखा है कौन सा शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट है न्यूनों को
निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है। देखो अनुप्रास अलंकार के बारे में बता देती हूँ। एक ही वर्ण की किसी उसमें एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, उसको हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। इसके 5 भेद हैं, छेक अनुप्रास, अत्यानुप्रास, श्रुता अनुप्रास। तो ये 3 तो हैं, पर ये क्या है, समास सोक्ति अनुप्रास, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अनुप्रास के 5 है, छेक अनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लटानु, श्रुत्य या अंत्यानुप्रास। ठीक है, 3 दे रखे हैं इसमें, चौथा जो इसमें नहीं है तो वो ए है हमारा, समासो। ठीक है, नेक्स्ट है प्राग ऐतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या है। प्राग ऐतिहासिक, देखो इसके लिए ना हमें सिंपल से एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा है, इस काल में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल जो है, ये 3 है हमारे, आगे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक है जिसमें कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आगे ऐतिहासिक में लेखन कला का विकास हो चुका था पर साक्ष्य भी पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, ऐतिहासिक काल हुआ जिसमें लिखित साक्ष्य भी हमें मिले हैं और पढ़े भी गए हैं। तो हमें क्या पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात की गई है। तो इसका क्या है, ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित। प्राचीन इतिहास तो क्या होगा, ऐतिहासिक काल। आधुनिक, ये मॉडर्न वाला हो गया। मध्यकालीन, ये भी इतिहास के बारे में ही आ गया। पर इसमें प्राग ऐतिहासिक की बात है तो ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित जो भी तथ्य हैं उसको हम प्राग ऐतिहासिक शब्द के बारे में हम बोलेंगे उसको। ठीक है, इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है इत। तत्कालीन न लग रहा है तो ये तो नहीं होगा। अभिषिक्त, ये भी नहीं होगा, क तो आ रहा है पर हमें तो इत चाहिए। पंडित, ये भी नहीं है। फलित, ई और त। ठीक है, ये आ गया छोटी ई और त, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है, ये हमारा हिंदी का पोर्शन खत्म है। नेक्स्ट है जीके का पोर्शन चल गया है। वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन में जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया था। यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो यह आंदोलन यूएसए से शुरू हुआ था, याद रखना सिंपल। किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता की, तो G20 की अध्यक्षता किसने की थी उस टाइम, ब्राज़ील ने। तो किसने की थी, ब्राज़ील ने। ये 2023 का पेपर है पर अब 2025 चल रहा है, तो अब 2025 का तो अभी अनाउंस नहीं हुआ, हम 2024 का याद रखेंगे। G20 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका ने की थी, G20 की। ठीक है, और ये हर साल बदलता रहता है, इसके जो अध्यक्षता करने वाले देश हैं वो हर साल बदलते हैं। 2023 में ब्राज़ील ने की थी और अब 2024 में साउथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 अध्यक्षता प्राप्त की, तो 2023 में की थी ब्राज़ील ने, पर अब 2025 चल रहा है तो हमें 25 का पता होना चाहिए। तो 25 में क्या है, सबसे पहले 2024 का पता होना चाहिए। जो ये G20 की अध्यक्षता ये हर साल बदलती रहती है। अब 2024 के अगर हम पढ़ें, 1 दिसंबर 2024 से 1 दिसंबर 2025 तक अध्यक्षता की है साउथ अफ्रीका ने, पर अब 1 दिसंबर जब आएगा तब उसके बाद कौन करेगा, यूएसए। तो हमें 2025 का याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में 2025 का पूछा जाएगा, तो यूएसए करेगा G20 की अध्यक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाइयाँ हैं, तो ये टोटल 6 हैं हमारे पास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है, तो भारत का जो चंदन राज्य है वो कर्नाटक है, क्योंकि कर्नाटक चंदन जो है एक लकड़ी का नाम है। ठीक है, चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि 60 से 70% हिस्सा भारत के अंदर कर्नाटक से ही आता है चंदन का, इसलिए चंदन राज्य कर्नाटक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए रोलेट एक्ट, सविनय आंदोलन, मिल मजदूरों की हड़ताल, असहयोग आंदोलन। देखो रोलेट एक्ट हुआ था 1919 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या था, नो अपील नो वकील, बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने की शक्ति थी अंग्रेजी सरकार को। ठीक है, सविनय आंदोलन कब आया था, 1930 के अंदर। इसमें क्या था, इसमें नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, सविनय आंदोलन। उसके बाद मिल मजदूरों की हड़ताल, ये हुई थी 1918 के अंदर, क्योंकि इन्होंने क्यों की थी, सूती मिल में काम करने वाले मजदूर थे जो 1917 के अंदर प्लेग फैला था पूरे भारत के अंदर, तो उसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। तब मिल के मजदूर जो लोग थे उन्होंने बोला था कि भाई हमारा जो है प्लेग, मतलब उस टाइम प्लेग बोनस दिया गया था, पर जो मिल के मालिक थे उन्होंने क्या किया था, बोनस को बंद कर दिया था। तब मालिकों की इस बात से गुस्सा होकर मजदूरों ने हड़ताल की और बोला कि भाई हमारा जो वेतन है वो 50% की वृद्धि की जाए, पर मिल के जो मालिक लोग थे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तब उन्होंने गांधी जी का सहारा लिया और अनशन शुरू करके फिर गांधी जी ने उनको 50 की जगह मतलब 35% वृद्धि पर बात हुई और फिर ये हड़ताल रोक दी गई, 1918 में हुई थी। फिर असहयोग आंदोलन, 1920 के अंदर आया था, ये 2 साल चला, पर 1922 के अंदर चौरी चौरा नाम की जगह पर भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। तो इससे दुखी होकर, आहत होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसमें क्या किया गया था, इसमें विदेशी वस्तु का परित्याग किया गया था और सरकारी जो नौकरी थी उनको छोड़ने की बात की गई थी। तो हर तरह से असहयोग करना था सरकार का, क्योंकि उसके लिए ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था, पर ये 1922 में स्थगित कर दिया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई? तो ये तमिलनाडु से शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? 1955 के अंदर। और हरियाणा में कब आई? हरियाणा में आई 15 अगस्त 1995 के अंदर। इसमें क्या था? सरकारी स्कूलों में दोपहर के टाइम छोटे बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। अभी भी एक चल रही है मिड डे मील योजना के नाम से। क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखो क्षेत्र, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इस पर 7 महाद्वीप है। और एशिया का सबसे दूसरा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा देश है, 54 देश है इसके अंदर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1959 के अंदर। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया था जब किसानों ने डैश थाने में आग लगा दी थी। अभी मैंने बताया ऊपर, चोरी चौरा नामक स्थान पर थी, वहाँ उस थाने में भीड़ ने क्या कर दिया था? आग लगा दी थी थाने में। जितने भी उसके अंदर लोग थे वो सारे जल के मर गए थे। उसके बाद है, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। 5 परतें कौन कौन सी हैं? 5 परतें कौन कौन सी हैं? देखो कौन कौन सी है? शोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल मीसोस्फियर, तापमंडल थर्मोस्फियर और बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में क्या है? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है। समतापमंडल में क्या है? हानिकारक यूवी रेज है उनको अवशोषित करती है। मध्यमंडल मीसोस्फियर उल्कापिंड जलाने का काम करती है। तापमंडल थर्मोस्फियर और बहिर्मंडल अंतरिक्ष जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको हम बहिर्मंडल बोलते हैं। तो ये 5 परतें में याद रखनी है, ये हमारी वायुमंडल की परतें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बने स्टोक्स किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं? तो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे 1916 के अंदर, लखनऊ समझौता। तो ये समझौता किस लिए जाना जाता है? इसमें क्या किया था? इसमें क्या किया गया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर, दोनों दलों ने प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। दोनों ने सहमति जताई थी, तो इसको क्या कहा गया था? लखनऊ समझौता। ये 1916 के अंदर हुआ था। उसके बाद है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा में भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी है? तो 100 दिन की गारंटी दी थी मनरेगा में के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार जीता? तो 2019 के लिए जीता था डॉक्टर भूपेन हजारिका ने, पर हम अब 2025 चल रहा है तो अब हमें 2024 का याद रखना है। 2025 का तो अभी अनाउंस नहीं हुआ, पर हमें 2024 का याद रखना है। वो देखिए कौन कौन से हैं। देखो 2024 में भारत रत्न से सम्मानित 5 लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। पीवी नरसिम्हा राव, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह, ये भी प्रधानमंत्री रहे हैं पहले। MS स्वामीनाथन, जो कृषि वैज्ञानिक रहे हैं और हरित क्रांति के जनक जिनको माना जाता है। ठीक है। इनमें से 4 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है, और लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे जो अभी जीवित है, इनको जीते जी दिया गया। बाकी 4 की डेथ हो चुकी है, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है भारत रत्न 2024। 25 के अभी अनाउंस नहीं है, इसलिए हमें 24 के याद रखने में से कोई सा भी आ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन व्यक्ति क्या था। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री, कृषि वैज्ञानिक और उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो कोयल है जो अपना घोंसला नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन चलेगा, GS का खत्म हो चुके हैं। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है हमारे। सबसे पहला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच का पूछ रखा है। हमें इनडायरेक्ट स्पीच के नरेशन के अंदर आता है, हमें इसका पता है। यहाँ ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटा के क्या यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है तो उसको सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम यहाँ देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, नामवीर वर्क्स हार्ड, तो वर्क के साथ क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, तो ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस की फॉर्म जो पहचान है वो क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम इनमें देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज हो रखी है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या है? दैट नामवीर वॉज, तो ये आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे। नामवीर हैड परफेक्ट टेंस, नामवीर हैड बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हमें क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है ना। सिंपल प्रेजेंट हमने यूज़ दे रखा है क्वेश्चन में, हमें पास्ट सिंपल पास्ट में जाना है। तो क्या आएगा? ही सेड दैट नामवीर वर्कड हार्ड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो याद रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जो नरेशन है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। इसमें टेंस का चेंज है, जैसे अगर हमें प्रेजेंट टेंस दिया तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या है? इनक्रेड्यूलियस। ठीक है। इसका इनमें स्पेलिंग चेक करनी है किस किसकी सही है, तो हमारी BA वाला जो ऑप्शन है इसकी आंसर, इसका जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। और इसका मीनिंग है अविश्वसनीय, मतलब जिस पर विश्वास ना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। इसमें एरर बताना है, कौन से वाले पार्ट में एरर है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, 2 आना था यहाँ, TWP दे रखा है तो वो आना था। शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट मतलब पूरे फ्लैट का, पूरे ब्लॉक का, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, उनके साथ क्या? पूरे फ्लैट के साथ 2 शॉप्स भी, वर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक मतलब इसमें पूरी शॉप, पूरा ब्लॉक ही गिर गया। पूरे ब्लॉक ऑफ फ्लैट, पूरे फ्लैट्स का ब्लॉक जो था वो पूरा गिर गया। अब द होल ब्लॉक है, होल ब्लॉक मतलब पूरा, संपूर्ण, तो एक है ना पूरा का पूरा, तो उसके लिए तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी चाहिए थी हमें, वॉज
और यहाँ प्लूरल यूज़ कर रखी है और यहाँ गलती ये भी दे रखी है TWO आना चाहिए था, टू शॉप्स, तो हमारा बी गलत है, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मस्ट वी कट दिस ट्री, तो हमें सिंपली याद रखना है मस्ट, जहाँ भी वर्ब की ये मॉडल यूज़ होंगे तो हम बी का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर आएगा मस्ट, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, मस्ट का मस्ट रहेगा, दिस ट्री का आएगा आगे, फिर इसके साथ क्या लगता है बी और पास्ट पार्टिसिपल कट, ठीक है, मस्ट दिस ट्री बी कट, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कलर्स लाइक फीचर्स फॉलो चेंजेस इन ऑफ इमोशंस। देखो इमोशंस का मतलब क्या होता है, भावनाएं, भावनाएं का सिनोनिम देखना है हमने, इससे मिलता जुलता वर्ड। सबसे पहले मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स का मतलब भी क्या है, भावनाएं, तो मिल गया। और इमोशन का सिनोनिम क्या है, सेंटिमेंट्स, पर इसे अलग भी दे रखो वो भी चेक करेंगे। अंडर करंट, अंडर करंट का मतलब होता है अनदेखा करना, ठीक है। फिर है मूवमेंट्स, मूवमेंट्स का मतलब होता है पल या फिर समय, तो इसमें कौन सा सही जा रहा है, सेंटिमेंट्स, तो आंसर हमारा आएगा बी, तो सेंटिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड फ्रेज विद एन अल्टरनेटिव टू मेक एस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द लैडर विल बी कोलैप्स इफ यू पुश द वॉल विल बोथ द हैंड्स। वह लैडर क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी अगर आप, इफ़ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स, अगर आप दोनों हाथों से इसको क्या करोगे, पुश करोगे, इसको दीवार को, वॉल को मतलब दीवार को, तो क्या आएगा, वह बंद हो जाएगी या कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हम ये फ्यूचर की बात कर रहा है तो क्या आएगा, विल कोलैप्स आएगा, वर्ब की विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी कोलैप्स की, ठीक है। इसको हम विल बी कोलैप्स नहीं बोलेंगे, विल कोलैप्स आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडी। इसका बताना है कि मेन इससे मिलता जुलता क्या होगा इसका मीनिंग। आवर हॉकी टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल एट द 11th आवर। इसने बताया कि हमारी जो हॉकी टीम है स्कोर्ड द विनिंग गोल, उसने विनिंग गोल कब स्कोर किया, एट द 11th आवर, इसका मतलब है एट द लास्ट मिनट, मतलब लास्ट मिनट में उनकी हॉकी टीम जीत गई, ठीक है। तो आएगा बिफोर एन आवर, एट अ क्रूशियल टाइम, इन द बिगिनिंग, तो लास्ट में आएगा एट अ लास्ट मिनट, तो इसका अल्टरनेटिव है, ठीक है, इसके साथ मिलता जुलता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नीदर ऑफ द टू मैन वेरी स्ट्रॉन्ग। नीदर जो है वो अपने आप में ही सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, वो जी वर्ब पे से वो हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या आएगा, विल भी नहीं आ सकता, शैल भी नहीं आ सकता, वर्ब भी नहीं आ सकता, तो वो आ जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, ए आंसर। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। टू अंडरस्टैंड टू मैनी पीपल, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, ग्रामर अपीयर्स। देखो टू अंडरस्टैंड समझने की बात है, टू मैनी पीपल बहुत सारे लोगों को, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, ये उनके लिए थ्रेटनिंग है और इवन इम्पॉसिबल है, ग्रामर अपीयर्स मतलब ग्रामर, तो इसका आंसर बनेगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टू मैनी पीपल, ग्रामर अपीयर्स, बी से स्टार्ट करेंगे, बी से कौन सा है, ए, ये है, ठीक है। टू मैनी पीपल, ग्रामर अपीयर्स, इसके बाद क्या आएगा, सी, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोगों के लिए ग्रामर जो है वो थ्रेटनिंग है और इवन इम्पॉसिबल है टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने के लिए, तो आंसर क्या बनेगा, ए। अरेंज करना है हमें सही से। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी का हमें एंटोनिम बताना है कि इसका एंटोनिम क्या है, कौन कौन से दे रखे हैं, रिपब्लिक, डेलीकेसी, मोनार्की और पॉपुलर। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इसमें हमें उल्टा बताना है, क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। डेमोक्रेसी का मतलब है गणतंत्र, जहाँ सत्ता प्रतिनिधियों के हाथ में हो, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब होता है रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब है प्रजातंत्र, ठीक है। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी सेम सेम मीनिंग है, यहाँ प्रतिनिधियों के हाथ में है, यहाँ जनता के हाथ में है, ठीक है। पावर, डेलीकेसी क्या होता है, विनम्रता। उसके बाद है पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, और मोनार्की का मतलब होता है साम्राज्य, मतलब राजतंत्र, जहाँ सत्ता किसी एक राजा या रानी के हाथ में हो। तो हमें इसका डेमोक्रेसी क्या है, जनता के हाथ में, मोनार्की क्या है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में, तो ये इसका बिल्कुल सही एंटोनिम हो जाएगा मोनार्की, आंसर क्या होगा, सी। इसके साथ ये हमारी जो सेकंड सेट का जो वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है, पूरे 100 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे ग्रुप डी का ही। इसके 4 सेट हैं, 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड और फोर्थ रह गए, ये भी कल या परसों में कंप्लीट करके हम वीडियो डाल देंगे, ठीक है। देखते रहिए, धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी करना।